गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंट जो चैप्टर में चल रहा था उसमें हमने पर कैपिटा इनकम को समझा और ये समझा कि कोई भी कंट्री अगर उसकी पर कैपिटा इनकम कंसिस्टेंट है कि एक जैसी है ईयर बाय ईयर, तो उस कंट्री को हम ऐसा कहेंगे कि दैट कंट्री इज डेवलप्ड। और उसकी पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली अगर पर कैपिटा इनकम $12,000 US, ओके, US डॉलर के बेसिस पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो वो जो कंट्री है वो रिच कंट्री। और अगर $900 पर कैपिटा इनकम से अगर कोई कम कंट्री है तो उसका मतलब है कि वो एक अंडर डेवलपिंग कंट्री में आती है। इंडिया की जो स्टेटस था उसमें ये था कि वी आर एक्चुअली हैविंग $1820 पर एनम पर कैपिटा जो इनकम थी, यानी कि पर पर्सन $1820 पर ईयर वो अर्न करता है। तो कहीं ना कहीं जो मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है या फिर जो डेवलपमेंट देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम देखा जाता है। पर लेकिन इनकम केवल पैसा ही आई थिंक एक वो नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एज किसी कंट्री को या किसी प्लेस को या किसी स्टेट को ये डिक्लेयर करने के लिए दैट स्टेट और कंट्री इज डेवलप्ड। इसको समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसको पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम इस जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ेंगे, हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, पहले उनके पर कैपिटा इनकम देखेंगे, उसके बाद में अदर फैक्टर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के ऊपर उस पर भी गौर करेंगे। ओके, जब हम एज ए इंडिविजुअल हम एक दूसरे को देखते हैं तो सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। ओके, सब ये चाहते हैं कि एक बेटर इनकम हो, इसके साथ साथ सब ये भी चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी भी रहे, हमारा रिस्पेक्ट भी मिले और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें माइंड में रहती है। ओके, सो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ होती है इनकम को छोड़ के। तो सबसे पहले हम टेबल 1.3 को देखिए जिस पर कैपिटा इनकम है हमारे 3 स्टेट्स के, हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा जो टॉप पर है, ये जो डाटा है साल 2015 से 16 का है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो इन रुपीज़ में है। अब हरियाणा की अगर पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पर पर्सन एनुअली एक साल में 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली 1,62,000 उसकी पर ईयर पर एनम उसकी इनकम है। केरला की 1,40,000 पर कैपिटा इनकम है और बिहार की है ओनली 31,000 पर कैपिटा इनकम। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो दैट बिहार इज नॉट इज अ रिच स्टेट के कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, अब ये जो फिगर्स है ये एज पर द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे किया गया साल 2015-16 पे। ओके, अब हम इसमें कहीं ना कहीं हम रफली इसमें मेजर कर सकते हैं दैट हरियाणा जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और बिहार जो है सबसे बॉटम में है। तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि पर पर्सन जो है 1,62,000 वो एनुअली कमा लेता है। अब इसके साथ आप टेबल 1.4 पर आ जाइए जहाँ पर इन्हीं 3 स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है एंड नेट अटेंडेंस रेशियो है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जान लेते हैं कि एट द टाइम बर्थ या बर्थ के बाद 1 साल के बीच में जो छोटे बच्चे होते हैं विदिन 1 ईयर उनकी जो डेथ हो जाना, ओके, ड्यू टू वेरियस रीजन, मे बी इट मे बी नॉट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, बहुत से लोग वाइल्ड डिलीवरिंग, जब बेबी की डिलीवरी उसी दौरान मौत हो जाती है, दोनों माँ की भी कभी कभी बेबी की भी। तो ये जिसमें जो बेबी जो रहता है बिटवीन 0 to 1 ईयर्स के बीच में, इस दौरान जब बेबी किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, सो हरियाणा की 33 मतलब 1000 बच्चों में से 33 बच्चों की डेथ हुई। ओके, अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला में 1000 बच्चों पे 10 बच्चों की डेथ हुई। ओके, बिहार में सबसे ज़्यादा 38। अब लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, साल 2011 का डाटा है, तो हरियाणा में लिटरेसी रेट 82% यानी 82% जो है वो शिक्षित हैं। केरला में 94 जो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज और वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट। ओके, ना बिहार ओनली 62% हैव द लिटरेसी रेट। अब नेट अटेंडेंस की बात करें ना, नेट अटेंडेंस बात करें हम यहाँ पे स्कूलों में क्लास 8 या 8 के बाद कि जो बच्चों की अटेंडेंस जो है वो
कैसी है, तो साल 2013 से 14 का डाटा है, जिसमें हरियाणा में ओनली 61 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 हैव द अटेंडेंस किया कि वो 8th के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। केरला में परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, 83% तक है। वेयर इन बिहार अगेन इट इज़ वेरी लो, अबाउट ओनली 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 8th के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, so what does this table show? The table shows that the out of जो मैंने आपको पूरा बता दिया तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जिस हम ये देखेंगे कि इन सारे क्राइटेरिया क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि हरियाणा में इनकम ज़्यादा है ना, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा केरला में सेकंड मोस्ट है, उसके बाद में थर्ड जो है लास्ट में बिहार है। ओके, अब अगर हम हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा में और बिहार में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग सेम है। हरियाणा में ओनली 33 है और बिहार में 38 है। वेयर एज अगर हम केरला की बात करें जो कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा से भी कम है, पर लेकिन वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, विच मीन्स वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी, इसी वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। लिटरेसी रेट में भी केरला आगे है। इसके साथ साथ जो एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे 8th के बाद भी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स होते हैं इन द हरियाणा एंड इन बिहार रीजन्स वो दे इवन कांट सेलिब्रेट ऑफ द चाइल्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जिनके बच्चे जन्म के बाद या 1 साल के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स, इट इज नियरली अबाउट 70 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। आज से 70 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर गर्ल्स मोस्ट ऑफ द एरियाज ऐसे हैं बिहार के, इनफैक्ट नॉट ओनली बिहार, देयर आर मैनी स्टेट्स अराउंड इंडिया जहाँ पे गर्ल्स जो है अपनी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाती है। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि वो 8th तक भी नहीं पढ़ पाती हैं। सो आफ्टर 70 years ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडीशन जो है ऐसी है, और इसी वजह से हम लैक करते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स में भी, या फिर जो हमारा डेवलपमेंटल स्टेटस है वो अभी भी वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। The problem does not end with the infant mortality rate. The last column of table 1 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कंडीशन बिहार में है, जहाँ से 14 से 15 साल के बच्चे 8th क्लास के बाद स्कूल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये बताएगा कि अगर आप बिहार से स्टेट में अपनी एजुकेशन पूरी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको आधी क्लास खाली मिलेगी। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, जंप अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाउ इज दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला। अब बहुत ही एक जो है कॉमन सी बात है कि हरियाणा में एवरेज जो इनकम है पर पर्सन की बहुत ज़्यादा है, 1,60,000 एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी है एज कम्पेयर टू केरला, बट लेकिन स्टिल क्रूशियल एरियाज में वो लैग कर रहा है। हम देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक ऐसा एरिया जो कि समृद्ध है तो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना ही नहीं चाहिए, तो पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए थी, बट लेकिन नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well। इसका मतलब ये दर्शाता है कि money is not the only thing, केवल आपकी जेब में पैसा होने से ये इंश्योर नहीं करता है कि आप सभी टाइप के गुड्स एंड सभी टाइप की सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे अच्छे से। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। इसका मतलब इनकम एक लौती सी चीज नहीं है जो कि एक एडवोकेट इंडिकेटर माना जाए जिससे कि आप सारी मटेरियल्स और सर्विस को यूज कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके बहुत ज्यादा पैसा है पर लेकिन आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आप परचेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ और
or ensure that you unadulterated medicine unless you can afford to shift it to a community that already has all these things। के साथ साथ मिलावट से भरी चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब आपको ज़्यादा पैसा होने से ज़रूरी नहीं है आपको मिलावट वाली चीज़ें या मिलावट वाली मेडिसिन आपको ना मिले। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अभी रिसेंट टाइम्स में हमारा कोविड-19 जैसी महामारी जो बहुत ज़्यादा फैली थी और बहुत अपने पीक पर थी, पैसा होने के बावजूद भी देयर सर्टेन केसेस जहाँ पे इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आप इन्फेक्शियस डिजीज से बच पाएंगे अनलेस द होल ऑफ द कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। जब तक कि सारी कम्युनिटी, सारे पर्सन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास पर्सन हो, वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तभी जाके हम बच पाएंगे। सो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। और कहीं ना कहीं इस बात से ये हमें पता चलता है कि कलेक्टिवली जब किसी कम्युनिटी को हम गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड करेंगे तभी जाके हमारी जो लाइफ रहेगी वो बेस्ट वे में चल पाएगी। ओके, जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस हैव इट्स ओन सिक्योरिटी। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर एक सोसाइटी है वहाँ पर अगर हर इंसान सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं अपने घर के रखवाले करने के लिए वो अपॉइंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, पर लेकिन एक पूरे एंटायर उस एरिया को अगर सिक्योरिटी गार्ड एक नियुक्त कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी सुरक्षित, उनके पूरे जो घर होंगे आसपास के लोकेलिटी में वो पूरे सुरक्षित हो जाएंगे। So we are actually able to study because many other children also want to study because many people believe the government schools should open and provide other facilities। अब एक और बात ये होती है कि एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे लाइक बिहार जैसा हम एग्जांपल लेते हैं, बिहार में एवरेज इनकम कम है तो हो सकता है एक रीज़न ये भी हो, सिंस एवरेज इनकम ही इतनी कम है तो क्या इस वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ना भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी रन कर रहे हैं वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो गरीब बच्चे हैं या ऐसे पेरेंट्स जो हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे स्कूलों में भेजना, तो वहाँ पर उन बच्चों को भेजा जा सके। मोस्ट ऑफ द एरियाज में स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड्स होती हैं वो अपने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं करती हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे सोसाइटी बिल्डअप करनी पड़ेगी जहाँ पे एडुकेट फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल चाइल्ड, वो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities। अब केरला इतना ज़्यादा आगे क्यों है? हरियाणा से उसकी एवरेज इनकम कम है, उसके बावजूद भी केरला उनसे आगे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज देयर एजुकेशन फैसिलिटीज दोनों पे ज़्यादा फोकस करा है। Okay, similarly in the some states public distribution system PDS functions well, health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better। अब कुछ स्टेट्स में ऐसी पॉलिसी बने जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है। बेसिकली ये सिस्टम जो है आंगनवाड़ी के थ्रू रन करता है, जहाँ पे ऐसे पीपल जो नीडी होते हैं उनको पौष्टिक फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनमें प्रॉपर वैक्सीनेशन जो सरकार द्वारा फ्री किया जाता है और उनको जो भी वैक्सीनेशन होता है उसके प्रॉपर उनको करवाए जाते हैं। और जो मदर जो होती हैं उस दौरान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी उनका आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है उनके हेल्थ से उनका ध्यान रखा जाता है और जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेसिक मेडिसिन जैसे मदर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो इन जो ऐसे स्टेट जो जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है वहाँ पर उन स्टेट्स में ये देखा गया है कि वहाँ के जो पीपल्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक ठाक है। ओके, now the next topic is the human development report on page number 13। okay, एक कॉलम है छोटा सा। one of its realized that even though the level of income is important yet it is an inadequate measure of the level of development। okay, अगर भले ही इनकम को हम सबसे हाई प्रायोरिटी में अगर हम रख देते हैं उसके बावजूद भी सिर्फ इनकम ही एक एडवोकेट मेजर नहीं होगी किसी कंट्री या देश को ये देखने में कि वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट है या नहीं है। सो वी हैव टू थिंक
of other criteria as well. There could be a long list such as criteria that could not be useful. What we need is a small number of most important things. ऐसे बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, पर लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें ही उसमें से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें से हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हम कंपेरिजन हम केरला और हरियाणा में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income. अब पिछले 10 या 20 सालों में ऐसा हुआ है कि इनकम के साथ साथ अब हेल्थ और एजुकेशन को भी लिया जा रहा है टू करेक्टली मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल. अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है, तो वो केवल इनकम ही नहीं देखते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन लेवल भी देखते हैं, वहाँ का हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं कि वहाँ पे हेल्थ स्टेटस कैसा है. ओके, और इन सब रिलेवेंट डाटा को कलेक्ट करके ही फिर वो लोग रैंक देते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है. अप्रॉक्सीमेटली 189 कंट्रीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी साल 2017 में. उसी का डाटा आपको ऑन पेज नंबर 13 ऑन टेबल 1.6 में दिया हुआ है. तो इसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है. ओके, अब अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो श्रीलंका की 11,326 है. ओके, हमारी नेबरिंग कंट्री, छोटी सी कंट्री, लेकिन वहाँ पे ग्रॉस इनकम ज़्यादा है. इंडिया ओनली 6,300, म्यांमार 5,500, पाकिस्तान 5,300, नेपाल 2,400 एंड बांग्लादेश 3,600. ओके, अब वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो श्रीलंका में ऑन एन एवरेज 75.5, इंडिया 68, म्यांमार 66, पाकिस्तान 66.6, नेपाल 70.6 एंड बांग्लादेश 72.8. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, यानी एक्सपेक्टेड, जो हम ये बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड एज. ओके, यानी कि श्रीलंका में ऑन एन एवरेज एक पर्सन 75.5 ईयर्स जीता है, इंडिया में ऑन एन एवरेज 68.8 ईयर्स इंसान जीता है. ओके, म्यांमार में 66.7, ओके, पाकिस्तान में 66 एंड नेपाल में 70.2 एंड 72.2. अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि हमारे यहाँ ग्रॉस नेशनल इनकम तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेपाल एंड बांग्लादेश पर, लेकिन हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है इन कंपैरिजन ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश. और इसके साथ साथ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ओके, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि कितने जो एजुकेशन जो है उसमें कितना समय लग जाता है. ओके, पीपल एज अराउंड 25 एंड अबो. ओके, तो उसमें श्रीलंका में 10.9 है, म्यांमार में 4.9, इंडिया में 6.4, पाकिस्तान में 5.2, नेपाल में 4.9 एंड बांग्लादेश में 5.8. और उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितनी है, इंडिया की 136 है. हमें नेबरिंग कंट्री जो श्रीलंका है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, अराउंड 76. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में. ओके, इसके साथ साथ म्यांमार में 148 है, पाकिस्तान में 150 है, नेपाल में 149 है एंड बांग्लादेश 136. ओके, इनकी रैंक है एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट. सो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हमारी नेबरहुड कंट्री श्रीलंका जो कि हमसे भारत से बहुत ज़्यादा आगे है. ओके, और हमारी जो रैंक है उनसे बहुत ज़्यादा कम है. ओके, वेयर एज नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम दैन इंडिया, बट लेकिन वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है ना, वहाँ पे एवरेज जो पर्सन जी रहा है वो इंडिया से ज़्यादा इंसान ज़्यादा ईयर्स तक जी रहा है. मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट द प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैज़ बीन मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ देयर कंट्री. ओके, हालांकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और भी अदर क्राइटेरियाज को ऐड करना चाहिए, बट लेकिन जो प्री माइंडेडली सेट है और जो पहले से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाते हैं तो वो केवल इतना ही कह रहे हैं कि जस्ट वी हैव टू कंसिडर द नेशनल इनकम एज वेल एज द ह्यूमन जो हेल्थ कंडीशंस और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करेंगे. और कहीं ना कहीं बेसिक एमिनिटीज़ में भी आते हैं, एजुकेशन हो गया आपका,
ग्रॉस इनकम हो गया, उसके साथ साथ हेल्थ कंडीशंस हो गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि इन सब चीज़ों से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं इस तरीके से डेवलप करना कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स को किसी भी टाइप की परेशानी ना आए। इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ग्राउंड वाटर हो गया, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, कि हम इस तरह से जुडिशली यूज़ करें कि हम तो अपने उन चीज़ों का यूज़ करें बट हमारे आगे वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। So let's start with this topic. Suppose for the present that a particular country is quite developed, which could certainly like this level of development to go up further or at least to be maintained for future generation. For an example, as a कोई developed country है जो कि अच्छी खासी डेवलप कंट्री, तो हम वो कंट्री भी यही मेंटेन करेगी जो लेवल है हमारे डेवलपमेंट का, या तो वो उनसे ऊपर जाए या जैसा हम डेवलप्ड हैं वैसे उसी लेवल पे डेवलप रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ऐसे ही उसको मेंटेन करें। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। हाउ एवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। बट लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं स्पेशली आफ्टर द 20th century ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहेगा, यानी कि आज जो कंट्रीज हो सकता है जो डेवलप्ड है इन फ्यूचर हो सकता है वो कंट्री डेवलप्ड ना हो, के नहीं वार्न किया है। ग्राउंड वाटर एक है रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है जो कि बाय नेचर बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर क्रॉप्स एंड प्लांट्स। पर लेकिन अगर हम इस ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे तो आने वाले सालों में क्या ये ग्राउंड वाटर जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है क्या हम इसको यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल हमें ये दर्शा रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट अगर हम जैसे लाइक ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है हम आगे जाके इस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। सेम क्राइटेरिया गोज विद द डेवलपमेंट ऑल्सो। इफ़ वी कंटिन्यूसली हम एम्फेसाइज करते जाएंगे डेवलपमेंट तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हमारे देश या कोई भी कंट्री में उन रिसोर्स खत्म हो जाएगी, उनका इनकम खत्म हो जाएगी, हो सकता है वहाँ पे फिर पब्लिक जो फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी क्राइसिस आ जाए। सो इफ़ यू यूज़ मोर एंड मोर वाटर दैन रेन वाटर कैन ऑल्सो हम रेन वाटर भी रिप्लेनिश नहीं कर पाएगी। Okay, so non-renewable resources are those which can be exhausted after many years of use. We have a fixed stocks on Earth which cannot be replenished. We do discover that new resource that we did not know of earlier. New resources of this we add to stock. However, over time when this will be exhausted. इसके साथ साथ आपकी बुक में एक नेचुरल रिसोर्सेज का भी एग्जांपल दिया है। इससे रिलेट क्यों किया गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक मिडिल ईस्ट हो गया, यूएई हो गया, ये इतने जो डेवलप क्यों माने गए हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा रिसोर्स है यानी कि वहाँ पे क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, इस वजह से वो लोग काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज है। बट लेकिन व्हाट इफ दिस रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि आने वाले सालों में कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होंगे, वहाँ पे जो तेल के कुएं कभी ना कभी तो ड्राई अप होंगे। उसके बाद उन कंट्रीज़ में क्या होगा, क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है या फिर जो कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है वो इन्हीं वजह से क्योंकि वहाँ पे क्रूड ऑयल प्रेजेंट है। अगर क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो उस कंट्री हो सकता है कि जो आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है कल जाके वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो consequences of environmental degradation can lead to be a country which is developed becomes an underdeveloped country, यानी कि environment के degradation की वजह से एक कंट्री जो कि डेवलप कंट्री है आज में आने वाले समय में वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो सकती है। ओके, इसके साथ साथ जो हम एज ए नेशन जो अदर नेशंस के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कंट्री प्रॉस्परस होती जाएगी। बट लेकिन कोई देश आपस में युद्ध करते रहेंगे, बैटल करते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहेगी तो उससे एक वॉर में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है जिससे भी एक कंट्री की नेशनल इनकम पे फर्क पड़ सकता है। ओके, और फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, कि हमारा फ्यूचर है हमारे प्रेजेंट से लिंक्ड है। अगर एक कंट्रीज अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज से अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा जो कि डिफेंस में खर्च हो जाता है वो हो सकता है पब्लिक फैसिलिटीज़ में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में खर्च हो। पर लेकिन हम सिंस वी आर क्योंकि हम लोग कंट्रीज से वॉर लड़ रहे हैं अदर कंट्रीज तो इससे क्या होगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, हम हमारे पीपल्स पर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली इन न्यू
एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। और कहीं ना कहीं इसी वजह से साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे इन्फेसिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहे हैं इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड टुडे कैन बी अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन द फ्यूचर। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।